हेलो स्टूडेंट्स, 12वीं क्लास के अंदर हमारा 9वां लेसन कंप्लीट हो चुका था जिसका नाम था किरण प्रकाशी। ये लेसन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, कल ये कंप्लीट हो चुका था। इसका लास्ट टॉपिक था दूरदर्शी। ठीक है, इसी के बाद में ऑप्टिक्स के अंदर ही नेक्स्ट लेसन आता, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे फिजिक्स की ब्रांच होती है प्रकाशिकी, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने। कौन सी? एक थी किरण प्रकाशिकी, दूसरी थी तरंग प्रकाशिकी। ठीक है, एक नंबर तो किरण प्रकाश की, दूसरी है तरंग प्रकाश की। अब जो किरण प्रकाश की है ये अपना 9th लेसन था जिसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट ब्रांच पे आएंगे, अपने 10वां लेसन है ये अपना। कौन सी? तरंग प्रकाश की। ठीक है, तो इसके अंदर हमें जो प्रकाशीय घटनाओं को एक किरण के रूप में पढ़ा था, एक रे के रूप में पढ़ा था, ठीक है, या छोटे छोटे कणों के रूप में पढ़ा था। अब इसके अंदर प्रकाश को आप तरंग के रूप में पढ़ोगे। तो पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, प्रकाश की जो प्रकृति है वो क्या होती है? द्वैत होती है, ड्यूल नेचर का होता है प्रकाश। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो कणीय होती है और दूसरी तरंग नेचर का होता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश ये भी माना गया कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता। ठीक है, जैसे आपने पीछे न्यूटन की कणिका का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत पढ़ा था। तो इसमें क्या था कि न्यूटन ने क्या बताया था कि प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। भिन्न भिन्न रंगों के जो कणिकाएं होती हैं उनका आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, एक ही रंग के प्रकाश की जो कणिकाएं हैं वो समान आकार की होते हैं। ठीक है, इससे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और विक्षेपण इन सबको समझा सका था। ठीक है, अब प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी थी जो कणीय प्रकृति के आधार पर नहीं समझा सके, जैसे व्यतिकरण है, विवर्तन है, ये सब। ठीक है, तो इसके लिए इसको किसके माध्यम से समझाया गया? तरंग प्रकृति के माध्यम से समझाया गया। ठीक है, किसके माध्यम से? तरंग प्रकृति। इसीलिए आज प्रेजेंट के अंदर जो प्रकाश की प्रकृति है वो क्या है? द्वैत है, यानी कि ड्यूल नेचर का पाया जाता है। ठीक है, कुछ घटनाएं कणीय प्रकृति के आधार पर समझाई जा सकती हैं और कुछ घटनाएं तरंग प्रकृति के आधार पर समझाई जा सकती है। ठीक है, तो अब हमारा जो लेसन रहेगा वो रहेगा तरंग प्रकाश की, यानी कि 10वां लेसन, इसको करेंगे। ठीक है, दसवां लेसन कर रहे हैं अपने तरंग प्रकाश की। अगर तरंग प्रकाशिकी को डिफाइन करें तो क्या होगा कि भौतिक विज्ञान में प्रकाशिकी की वह शाखा जिसके अंदर प्रकाश के तरंग प्रकृति का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तरंग प्रकाशिकी कहलाते हैं। ठीक है, तरंग प्रकाशिकी कहलाती है। अगर अपने प्रकाश की नेचर की बात करें तो सबसे पहले न्यूटन आया था, जो अपने पीछे किरण प्रकाशिकी में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, न्यूटन ने क्या दिया था? न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत दिया था। न्यूटन का कणिकीय सिद्धांत दिया था, जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं कि न्यूटन की कणिकीय सिद्धांत क्या होता है कि न्यूटन के अनुसार किसी प्रकाश के स्रोत से प्रकाश छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में निकलता, छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में निकलता। और ये जो कणिकाएं हैं, भिन्न भिन्न रंगों की कणिकाओं का आकार क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और एक ही रंग के प्रकाश की जो कणिकाएं होती हैं वो समान आकार की होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग न्यूटन के कणिकीय सिद्धांत के आधार पर पढ़ चुके हैं। अब जो तरंग प्रकृति को दर्शाता है, जिसने तरंग प्रकाशिकी को
शुरुआत की थी, उस वैज्ञानिक की बात करें अपने, तो उसका नाम क्या है? हाइगन। क्या नाम है उसका? हाइगन। हाइगन का तरंग सिद्धांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सी घटनाएं हैं जो अपने इससे स्पष्ट करें। ठीक है, हाइगन का तरंग सिद्धांत। तो हाइगन ने क्या बताया कि जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? हाइगन ने क्या बताया? प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। ठीक है, इसने हाइगन ने क्या बताया? प्रकाश अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। तरंग तो आप जानते हो भी क्या होता है, 11वीं क्लास में अपने तरंग के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तरंग क्या होती है? वेव। तरंग किसको बोलते हैं? देखो, जैसे कोई मीडियम है, ठीक है, किसी माध्यम में उत्पन्न जो विक्षोभ है, ठीक है, जो विक्षोभ है जिससे ऊर्जा का क्या होता है? संचार होता है, तो वो क्या कहलाती है? तरंग कहलाती है। ठीक है, जैसे मान लो कोई शांत पानी है आपके पास, उसके अंदर आपने कुछ फेंका तो उससे क्या निकलेंगी? वेव्स निकलेंगी। ठीक है, उसमें एक विक्षोभ, डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वो जो डिस्टर्बेंस होगा वो क्या होगा? तरंग। ठीक है ना, किसी माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न विक्षोभ क्या कहलाता है? तरंग या वेव कहलाती है। ठीक है, तरंग के बारे में अपने पढ़ के आ चुके हैं, इसको थोड़ा सा और में अपने देख लेते हैं। तरंग को इस प्रकार से साइन वेव के रूप में लेते हैं आप। ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो होता है इसका अधिकतम विस्थापन होता है, जो साम्य अवस्था से अधिकतम विस्थापन होता है, इसको ए से लिखते हैं। ए क्या होता है? आयाम होता है इसका। ये क्या होता है? आयाम होता है। और ये जो ऊपर वाला उच्चिष्ट है इसको बोलते हैं श्रृंग, और नीचे वाला होता है गृत्त, ये फिर श्रृंग आ जाएगा। इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं लैम्डा, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैम्डा, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। ठीक है, ये तरंग संचरण की दिशा है, इस दिशा में तरंग संचरित हो रही है। तरंग संचरण की क्या है? दिशा। ठीक है, तो ये कुछ वेव के बारे में आपको बताया गया था। ठीक है, 11वीं क्लास में वेव वाला थोड़ा सा चैप्टर ध्यान में रखना आप। ठीक है, आवर्ती है, वेव है, ये सब अपने पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, तो हाइगन की बात कर रहे थे अपने। हाइगन का तरंग सिद्धांत क्या होता है? तो हाइगन ने क्या बताया कि प्रकाश है वो क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। तरंगे के प्रकार जहाँ आपने पढ़े थे वहाँ आपने एक पढ़ा था यांत्रिक तरंग। तरंग मोस्टली कितने प्रकार की देखी थी अपने? यांत्रिक तरंगे, और दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। दो प्रकार की तरंग देखी थी हमने। अब यांत्रिक तरंगे कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता रहती है। माध्यम की आवश्यकता होती है, वे क्या कहलाते हैं? यांत्रिक तरंगे कहलाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ये क्या होती हैं? इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं रहती। माध्यम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, मीडियम रिक्वायर्ड नहीं रहता, इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों को आगे फिर दो पार्ट में डिवाइड किया था इसने, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होते हैं?
11वीं क्लास में पढ़ चुके हो आप, अनुदैर्ध्य तरंगे, लॉन्गिट्यूड वेव्स क्या होते हैं कि जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में गमन करते हैं, जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वेव की डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, तो वो कौन सी कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाती हैं। जैसे ये इस प्रकार से तरंग जा रहे हैं, अब जो माध्यम के कण है इसी की दिशा में अगर गमन कर रहे हैं तो वो क्या होंगी? अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे वे यांत्रिक तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, क्या कहलाती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगों की बात कर रहे थे अपने कि हाइगेन ने क्या बताया कि प्रकाश क्या होता है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि इन तरंगों को गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? माध्यम की आवश्यकता रहती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। ठीक है, तो अब ये हाइगेन माध्यम कहाँ से लाए? तो इसने क्या बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में इथर नाम का कोई माध्यम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इथर नाम का कोई माध्यम पाया जाता है जिसके अंदर ये तरंगे क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है, तो हाइगेन ने क्या बताया? प्रकाश क्या होती है? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं, और अनुदैर्ध्य तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता रहती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसने क्या बताया कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक इथर नाम का माध्यम पाया जाता है। कौन सा? इथर नाम का माध्यम पाया जाता है जिसके अंदर ये तरंगे, जो प्रकाशीय तरंगे हैं, ये क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है, तो ये हाइगेन ने बताया कि इथर नामक माध्यम के अंदर ये अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे क्या करते हैं? गमन करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर बहुत सी घटनाओं को समझाया जा सकता है। प्रकाश का परावर्तन है, अपवर्तन है। ठीक है, ये चीज़ें अपने हाइगेन के तरंग सिद्धांत से समझाएंगे आगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद एक वैज्ञानिक है फ्रेनल। इसने क्या बताया कि प्रकाशीय तरंगे अनुदैर्ध्य ना होकर के क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ठीक है, अब ये जो हाइगेन था ये प्रकाश के परावर्तन को समझा दिया, अपवर्तन को, व्यतिकरण को, विवर्तन को, सबको समझा दिया, लेकिन ध्रुवण को नहीं समझा सका। ये प्रकाश की घटना होती है, ध्रुवण होती है। ठीक है, प्रकाश की घटना है, ध्रुवण को नहीं समझा सका। ठीक है, इसी में फिर आगे फ्रेनल नाम का एक साइंटिस्ट आया जिसने क्या बताया? प्रकाश की तरंगे अनुदैर्ध्य न होकर के क्या होती हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। क्या होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ठीक है, और अनुप्रस्थ तरंगे कह करके इसने किसकी खोज कर दी? ध्रुवण की खोज कर दी। ठीक है, प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो ये हाइगेन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, अब हाइगेन के अनुसार एक और है कि प्रकाशीय तरंगे आगे किस प्रकार से बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है, वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, तरंगाग्र। ठीक है, तो आज तो हाइगेन का तरंग सिद्धांत ही अपने अच्छे से पढ़ेंगे कि हाइगेन का तरंग सिद्धांत क्या होता है। तो हाइगेन के तरंग सिद्धांत में हमने पढ़ा कि प्रकाशीय जो तरंगे हैं वो क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होते हैं जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब यूनिवर्स के अंदर कौन सा मीडियम होता है? आप अंतरिक्ष में जाओगे तो अंतरिक्ष में कौन सा मीडियम है? वैक्यूम है। ठीक है, तो हाइगेन ने क्या कहा कि संपूर्ण ब्रह्मांड में के इथर नाम का माध्यम पाया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर ये प्रकाश की किरणें क्या करती हैं या तरंगे क्या करती हैं? गमन करते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर इसने हाइगेन ने प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण की व्याख्या कर दी। ठीक है, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका है। पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सका।
इसके बाद आगे इसी में फ्रेनल आया। इसने क्या बताया कि प्रकाशीय तरंगे अनुदैर्ध्य ना होकर के क्या होते हैं, अनुप्रस्थ होते हैं। प्रकाशीय तरंगे क्या होते हैं, अनुप्रस्थ प्रकृति की होते हैं। ठीक है, प्रकाशीय तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होते हैं। ठीक है, और इस आधार पर इसने प्रकाश के ध्रुवण की क्या कर दी, व्याख्या कर दी। ठीक है, तो ये था हाइगन का तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, हाइगन का तरंग सिद्धांत। इसका ये आपको थ्योरी पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, उसमें से पढ़ लेना इसको। एक इसमें हाइगन के तरंग सिद्धांत में टॉपिक आता है तरंगाग्र। टॉपिक आता है एक तरंगाग्र। तरंगाग्र वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, यानी कि जैसे ये पॉइंट सोर्स है, तो इससे प्रकाश ये तरंगे इस प्रकार से निकलेंगे। तो ये जो आगे बढ़ रहा है ये क्या आता है, वेव फ्रंट होता है। ठीक है, क्या होता है, वेव फ्रंट यानी कि तरंगाग्र होता है। जैसे मान लो आप एक किसी शांत पानी में एक पत्थर फेंकते हो, तो वहां से इस प्रकार से वेव्स निकलती है, तो वो तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, अपने तरंगाग्र बोलते हैं। ठीक है, अगर तरंगाग्र को डिफाइन करें तो वो क्या है। ठीक है, तो तरंग संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां प्रकाश की किरणें समान कला से पहुंचती हैं क्या कहलाते हैं, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, तो तरंगाग्र को कैसे परिभाषित करोगे कि तरंग संचरण की दिशा में तरंग संचरण की दिशा में उन बिंदुओं का बिंदुपथ जहां प्रकाशीय किरणें या तरंगे समान कला से पहुंचते हैं, एक ही कला में पहुंचते हैं, क्या कहलाता है, तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है, अब तरंगाग्र कई प्रकार का होता है, इसको बहुत से पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे गोलीय तरंगाग्र हो गया, बेलनाकार हो गया, समतल तरंगाग्र हो गया। तो तरंगाग्र के प्रकार, पहला आता है गोलीय तरंगाग्र, फिर आता है बेलनाकार तरंगाग्र, फिर आता है समतल तरंगाग्र। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल और प्लेन। तो गोलीय तरंगाग्र क्या होता कि जब भी आपके पास कोई पॉइंट सोर्स है, बिंदुवत प्रकाशीय स्रोत, पॉइंट सोर्स है, तो इससे बेलनाकार तरंगाग्र निकलेगा इस प्रकार से। एक बात आपको जहां यहां से जो तरंगिकाएं निकलेंगी वो हमेशा क्या रहेंगी, इसके लंबवत रहेंगी। तरंगाग्र के क्या रहेंगी, लंबवत रहेंगी। ये जो तरंगाग्र जा रहा है इसके हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जो प्रकाशीय किरणें, ये जो प्रकाशीय किरणें जा रही हैं वो तरंगाग्र के क्या रहेंगी, 90 डिग्री के एंगल पर रहेंगे। ठीक है, फिर आता बेलनाकार तरंगाग्र। अगर कोई बेलनाकार प्रकाशीय स्रोत जैसे ट्यूबलाइट है तो उससे कौन सा निकलेगा, बेलनाकार तरंगाग्र निकलेगा। कौन सा निकलेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। इस प्रकार से, इससे इस प्रकार से तरंगिकाएं निकलेंगी। अब इसके लंबवत रहेगा 90 डिग्री के एंगल पर। ठीक है, तो बेलनाकार तरंगाग्र हो जाएगा। अब इस समतल तरंगाग्र क्या होता है, जो बिंदुवत और बेलनाकार तरंगाग्र हैं ये जब अनंत दूरी तक पहुंचते हैं, जब ये अनंत दूरी तक पहुंचते हैं
तो कौन से तरंगाग्र का रूप ले लेते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र का रूप ले लेते हैं, समतल तरंगाग्र का रूप ले लेते हैं इस प्रकार से समतल तरंगाग्र का रूप ले लेते हैं। ये बहुत दूरी तक जब ये वेव फ्रंट पहुंच जाते हैं तो कौन सा तरंगाग्र का रूप लेते हैं? समतल तरंगाग्र। ठीक है, तो अब ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के माध्यम से अपने प्रकार हाइगन के तरंग सिद्धांत को और पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, तो जो मेन जो बात थी आज का, जो जनरल इन्फॉर्मेशन थी इस लेसन की, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं अपने कल। थैंक यू।